नमस्कार विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे 3 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स की जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी का आधार बनाते हैं। टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और पोएस टैगिंग। ये टर्म्स सुनने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन एक बार समझ गए तो आपके लिए किसी भी टेक्स्ट बेस्ड एआई सिस्टम को समझना और बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एनएलपी का इस्तेमाल उन सभी सिस्टम्स में होता है जो इंसानी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स और ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर्स। जब भी आप गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या व्हाट्सएप पर ऑटो सजेशंस देखते हैं, तो पीछे कहीं न कहीं एनएलपी का रोल होता है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे रॉ टेक्स्ट को छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ा जाता है, उन टोकन्स का बेस फॉर्म कैसे निकाला जाता है, जिसे लेमेटाइजेशन कहते हैं, और हर वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी कैसे पहचानी जाती है, जिसे पोएस टैगिंग कहा जाता है। ये सारी टेक्निक्स मिलकर एआई को ह्यूमन लैंग्वेज को ठीक से समझने और इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं। एनएलपी की ये फाउंडेशनल टेक्निक्स आगे चलकर बड़े एआई सिस्टम्स के लिए बेस बनती हैं। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम है इंसानी भाषा को इस तरह से प्रोसेस करना कि मशीन्स उसे समझ सकें। जब हम बोलते या लिखते हैं तो वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी बिना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के। एनएलपी उस टेक्स्ट या स्पीच को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदलता है ताकि कंप्यूटर या एआई सिस्टम उसे प्रोसेस कर सके। एनएलपी सिस्टम्स ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं और हर शब्द का मीनिंग, उसका टेंस और उसका सेंटेंस में रोल समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यूजर बोले वेदर बताओ, तो एआई को समझना होता है कि वेदर एक नाउन है और बताओ एक कमांड है। इसलिए एनएलपी बहुत जरूरी है ताकि एआई सिस्टम सही जवाब दे सकें। एनएलपी का इस्तेमाल हम सर्च इंजिन्स, ट्रांसलेशन ऐप्स, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में करते हैं। एनएलपी टेक्निक्स जैसे टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और पीओएस टैगिंग इस प्रोसेसिंग की फाउंडेशन होती हैं। इन टेक्निक्स के बिना एआई केवल शब्दों को पहचान सकता है, उनका मतलब नहीं समझ सकता। इसलिए एनएलपी से एआई ज्यादा स्मार्ट और इंटरैक्टिव बनता है। एनएलपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक्स का एक इंटरसेक्शन है, यानी इसमें कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन लैंग्वेज दोनों मिलते हैं। इसका मेन एम होता है कि मशीन्स इंसानी भाषा को न सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें और उस पर कुछ एक्शन भी लें। एनएलपी का इस्तेमाल गूगल ट्रांसलेट, अलेक्सा और चैट जीपीटी जैसे टूल्स में किया जाता है। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स ह्यूज टेक्स्ट डेटा सेट्स से ट्रेन होते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा कहा जाता है। एनएलपी में टेक्स्ट और स्पीच दोनों को समझने के लिए एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं जो स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बोले ही वेंट टू द बैंक, तो एनएलपी सिस्टम को यह डिसाइड करना होता है कि बैंक का मतलब रिवर बैंक है या फाइनेंशियल बैंक। एनएलपी की वजह से एआई सिस्टम्स केवल डेटा को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसका लॉजिकल अर्थ भी समझते हैं। एनएलपी के बिना लैंग्वेज बेस्ड एआई एप्लीकेशंस जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट समराइजेशन और इंटेलिजेंट सर्च संभव नहीं होते। एनएलपी एआई के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसी के जरिए मशीन्स इंसानों की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। अगर आप गूगल सर्च करते हैं, सीरी से सवाल पूछते हैं या कस्टमर सर्विस बॉट से बात करते हैं, तो पीछे एनएलपी काम कर रहा होता है। एनएलपी सिस्टम्स एआई को लैंग्वेज अवेयर बनाते हैं, जिससे वो ह्यूमन इंटरैक्शंस को समझ सकें। चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और मशीन ट्रांसलेटर्स जैसे टूल्स एनएलपी पर आधारित होते हैं। एनएलपी के जरिए स्पैम मेल्स डिटेक्ट करना, फेक न्यूज को फिल्टर करना और सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना आसान हो जाता है। साथ ही एनएलपी की मदद से हेल्थ केयर और लीगल सेक्टर्स में डॉक्यूमेंट एनालिसिस ऑटोमेट हो जाता है। एनएलपी एआई को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अडैप्ट करने की ताकत देता है। एनएलपी के बिना एआई सिर्फ स्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिकल डेटा तक ही सीमित रहता, लेकिन एनएलपी की वजह से अब एआई अनस्ट्रक्चर्ड ह्यूमन लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर सकता है। किसी भी एनएलपी टास्क से पहले हमें रॉ टेक्स्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है और इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इमेजिन कीजिए कि आप एक गंदे, बिना फॉर्मेट के पैराग्राफ को एक क्लीन, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बदल रहे हैं। सबसे पहले हम सभी वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं ताकि एआई और एआई एक ही माना जाएं। फिर पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कॉमास और पीरियड्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये एनालिसिस में नॉइज क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट को टोकनाइज करते हैं, यानी छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करते हैं। फिर हम स्टॉप वर्ड्स जैसे द, इज, एंड को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते। अंत में लेमेटाइजेशन या स्टेमिंग करके वर्ड्स को उनके बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स एनएलपी मॉडल को क्लीन, सिंप्लीफाइड इनपुट देता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है।
टोकनाइजेशन एक बहुत जरूरी प्रोसेस है एनएलपी में, जिसमें हम किसी सेंटेंस या पैराग्राफ को छोटे छोटे पार्ट्स यानी टोकन्स में डिवाइड करते हैं। टोकन वो सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट होती है जो मॉडल को समझने में मदद करती है कि कौन सा शब्द कहां यूज हुआ है। उदाहरण के लिए, AI इज पावरफुल को टोकनाइज करने पर हमें 3 टोकन्स मिलते हैं। AI इज पावरफुल। ये प्रोसेस एनएलपी पाइपलाइन का पहला स्टेप होता है और इससे आगे के सारे एनालिसिस इजी हो जाते हैं। टोकनाइजेशन के बिना AI मॉडल पूरे सेंटेंस को एक सिंगल यूनिट मान सकता है, जिससे ग्रामर और मीनिंग समझने में दिक्कत आती है। जब टेक्स्ट टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब मशीन आसानी से उन पर ऑपरेशंस जैसे टैगिंग, पासिंग और ट्रांसलेशन कर सकती है। टोकनाइजेशन के जरिए एम्बिग्युइटी कम होती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके समझना आसान हो जाता है। ये प्रोसेस ऑलमोस्ट हर एनएलपी टास्क में एक फाउंडेशन की तरह होता है। टोकनाइजेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है वर्ड टोकनाइजेशन और सेंटेंस टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन में हम एक सेंटेंस को इंडिविजुअल वर्ड्स में ब्रेक करते हैं, जैसे कि AI हेल्प स्टूडेंट्स को वर्ड टोकन्स में तोड़ने पर हमें AI हेल्प स्टूडेंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ सेंटेंस टोकनाइजेशन में हम पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं। उदाहरण, AI हेल्प्स NLP इज फन को सेंटेंस टोकन्स में ब्रेक करने पर AI हेल्प्स NLP इज फन मिलते हैं। एडवांस्ड NLP मॉडल्स जैसे BERT और GPT सबवर्ड टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बड़े और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को छोटे छोटे मीनिंगफुल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए सेंटेंस पीस और बाइट पेयर एनकोडिंग जैसे मेथड्स यूज होते हैं। टोकनाइजेशन का टाइप मॉडल और लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका गोल सिमेंटिक मीनिंग को प्रिजर्व करना होता है। टोकनाइजेशन के कई रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं जो एनएलपी की ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में देखे जा सकते हैं। चैटबॉट्स जब यूजर से कोई क्वेरी समझते हैं तो सबसे पहले वही क्वेरी टोकनाइज होती है ताकि उसका मीनिंग डिकोड किया जा सके। लैंग्वेज मॉडल्स जैसे GPT और BERT भी टोकनाइज्ड इनपुट पर ही काम करते हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क जैसे कि स्पैम डिटेक्शन या फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन में टोकनाइजेशन हेल्प करता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में। सेंटिमेंट एनालिसिस में भी जब हमें यह समझना होता है कि कोई सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो टोकन्स के मीनिंग और ऑर्डर को देखा जाता है। ट्रांसलेशन इंजन्स में सोर्स और टारगेट लैंग्वेजेस के बीच मैपिंग भी टोकन्स पर ही बेस्ड होती है। समराइजेशन टूल्स जो लॉन्ग पैराग्राफ्स को शॉर्ट फॉर्म में बदलते हैं, वो भी पहले टोकनाइज्ड इनपुट लेते हैं। कुल मिलाकर टोकनाइजेशन एनएलपी का बैकबोन है जो हर टास्क की शुरुआत बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लेमेटाइजेशन की, जो एक बहुत ही जरूरी स्टेप है एनएलपी में। लेमेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड को उसके मूल रूप यानी डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसे हम लेमा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास वर्ड है रनिंग, तो इसका लेमा होगा रन। यह सिर्फ एंडिंग्स काटने का काम नहीं करता, बल्कि यह वर्ड का ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझता है, जैसे वॉस को बी और बेटर को गुड में कन्वर्ट करना। लेमेटाइजेशन का फायदा यह है कि यह वोकैबुलरी को कम करता है और मशीन के लिए वर्ड्स को समझना आसान बनाता है। जब आप कोई एनएलपी मॉडल बनाते हैं, जैसे कि चैटबॉट, ट्रांसलेटर या समराइजर, तो लेमेटाइजेशन से इनपुट टेक्स्ट सिंप्लीफाइड हो जाता है, जिससे मॉडल का एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। यह स्टेप स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जब हम कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल टेक्स्ट डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। इस स्लाइड में हम लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग के बीच अंतर को समझेंगे। दोनों का मकसद एक जैसा होता है, वर्ड को उसके रूट फॉर्म में लाना, बट तरीके अलग होते हैं। स्टेमिंग एक काफी पुराना टेक्निक है जो वर्ड के एंडिंग्स को सीधे काट देता है। जैसे स्टडीइंग को यह स्टडी बना देगा, लेकिन कई बार गलत आउटपुट देता है, जैसे बेटर को बेट कर सकता है। दूसरी ओर लेमेटाइजेशन थोड़ा एडवांस्ड है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर के हिसाब से डिक्शनरी से सही वर्ड रिटर्न करता है। ये बेटर को गुड में और वॉज को बी में बदल सकता है। अगर आप सिर्फ स्पीड के लिए काम कर रहे हैं तो स्टेमिंग फास्टर है, लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकल करेक्टनेस चाहिए और आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में जाना है, जैसे AI असिस्टेंट या डॉक्यूमेंट एनालिसिस टूल, तो लेमेटाइजेशन बेस्ट चॉइस है। इसलिए मॉडर्न एनएलपी सिस्टम्स ज्यादातर लेमेटाइजेशन को प्रेफर करते हैं। लेमेटाइजेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो बहुत अच्छे टूल्स हैं, NLTK और स्पेसी। NLTK यानी नेचुरल लैंग्वेज टूल किट पाइथन की एक एकेडमिक और बिगिनर फ्रेंडली लाइब्रेरी है। इसमें वर्डनेट लेमेटाइजर होता है जो डिक्शनरी पर आधारित होता है, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट के लिए पॉज टैग चाहिए होता है। दूसरी तरफ स्पेसी एक फास्ट इंडस्ट्री लेवल एनएलपी लाइब्रेरी है जिसमें बिल्ट इन POS टैगिंग और लेमेटाइजेशन होता है। आप स्पेसी में बस एक सेंटेंस पास कीजिए
और हर वर्ड का लेमा बैककोड टोकन डॉट लेमा अंडरस्कोर बैककोड से निकाल सकते हैं। एनएलटी के सिंपल प्रोजेक्ट्स या बिगिनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन स्पेसी प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों देता है। अगर आप चैटबॉट, रिकमेंडेशन इंजन या ट्रांसलेशन टूल बना रहे हैं, तो स्पासी आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। दोनों लाइब्रेरीज पाइथन में बहुत पॉपुलर हैं और एनएलपी के ऑलमोस्ट हर स्टेप को सपोर्ट करती हैं। चलिए अब देखते हैं लेमेटाइजेशन का रियल एग्जाम्पल, ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, द कैट्स वर रनिंग एंड ईटिंग। अगर हम इसे एनएलटीके के वर्डनेट लेमेटाइजर से प्रोसेस करें और प्रॉपर पीओएस टैग्स प्रोवाइड करें, तो हमें मिलेगा कैट्स टू कैट, रनिंग टू रन, ईटिंग टू ईट। वहीं अगर हम स्पासाई यूज करें तो ये पीओएस टैग खुद डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली लेमेटाइज कर देता है। उदाहरण, बैककोट डॉक इक्वल्स एनएलपी दे आर स्टडिंग हार्ड, बैककोट, फिर बैककोट फॉर टोकन इन डॉक, प्रिंट टोकन डॉट लेमा अंडरस्कोर, बैककोट से हमें मिलेगा दे बी स्टडी हार्ड। इससे हमें यह समझ में आता है कि लेमेटाइजेशन से हम सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि मशीन उसको अच्छे से समझ सके। ये प्रोसेस एनएलपी एप्लीकेशंस में बहुत काम आता है, जैसे चैटबॉट्स, सर्च इंजन्स और समराइजर्स जो ह्यूमन लैंग्वेज को इफेक्टिवली प्रोसेस करना चाहते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे पोस्ट टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है। जब भी कोई सेंटेंस एआई को दिया जाता है, तो उसे यह समझना जरूरी होता है कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। पोस्ट टैगिंग का काम होता है हर वर्ड को उसके ग्रामेटिकल कैटेगरी में क्लासिफाई करना, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ईटीसी। उदाहरण के लिए, एआई हेल्प स्टूडेंट्स। इसमें एआई एक प्रॉपर नाउन है, हेल्प्स एक वर्ब है और स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है। ये टैगिंग सिस्टम एनएलपी मॉडल्स को यह समझने में मदद करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कौन से शब्द कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये स्टेप ट्रांसलेशन, ग्रामर करेक्शन और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे टास्क्स में बेहद जरूरी होता है। अगर सही पीओएस टैग असाइन नहीं होगा तो मॉडल गलत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। इसलिए एक्यूरेट पीओएस टैगिंग एनएलपी सिस्टम्स की फाउंडेशन मानी जाती है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन पोस्ट टैग्स और उनका मतलब। जब एआई या कोई एनएलपी टूल टेक्स्ट को टैग करता है, तो वो प्री डिफाइंड लेबल्स यूज करता है। जैसे एनएन मतलब सिंगुलर नाउन, जैसे स्टूडेंट। एनएनएस मतलब प्लूरल नाउन, जैसे स्टूडेंट्स। वीबी होता है बेस वर्ब, जैसे गो। वीबीडी होता है पास्ट टेंस वर्ब, जैसे वेंट। जेजे होता है एडजेक्टिव, जैसे स्मार्ट। आरबी होता है एडवर्ब, जैसे क्विकली। आईएन मतलब प्रेपोजिशन, जैसे इन या ऑन। और डीटी होता है डिटर्मिनर, जैसे द और ए। इन टैग्स की मदद से मॉडल सेंटेंस का सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जरूरी होता है पार्सिंग, ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे एडवांस टास्क्स के लिए। पार्स टैग्स के बिना मॉडल सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं निकाल पाएगा और आउटपुट इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए एनएलपी पाइपलाइंस में यह टैगिंग स्टेप एक कोर कंपोनेंट होता है। पोस्ट टैगिंग परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं रूल बेस्ड टैगर्स, जो मैन्युअली बनाए गए ग्रामर रूल्स पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड आईएनजी पर एंड हो रहा है तो शायद वो वर्ब है। फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल टैगर्स, जो ट्रेनिंग डेटा से सीखते हैं और वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी के आधार पर पीओएस असाइन करते हैं। हिडन मार्कऑफ मॉडल, ब्रिल टैगर्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मॉडर्न एनएलपी में न्यूरल टैगर्स ज्यादा पॉपुलर हैं, जो डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे एलएसटीएम, बिल्सटीएम या ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। न्यूरल टैगर्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। आज के सिस्टम्स जैसे स्पासी, वर्ड बेस्ड टैगर्स इन न्यूरल मेथड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इनसे ग्रामर अवेयर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एआई बनाना आसान होता है। इसलिए अब एनएलपी में मोस्टली न्यूरल या हाइब्रिड टैगर्स का यूज होता है। अब हम रूल बेस्ड और स्टैटिस्टिकल पीओएस टैगर्स के बीच कंपैरिजन करेंगे। रूल बेस्ड टैगर्स मैन्युअली बनाए गए ग्रामर रूल्स पर चलते हैं। ये छोटे डेटा सेट्स पर हाई एक्यूरेसी दे सकते हैं, लेकिन स्केल करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, इनके रूल्स फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टैटिस्टिकल टैगर्स लार्ज कॉर्पोरा से ट्रेन होते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये अननोन वर्ड्स के लिए भी काफी हद तक सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी इनकी प्रिडिक्शंस ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट को मिस कर देती हैं। इसलिए मॉडर्न एनएलपी सिस्टम्स हाइब्रिड मॉडल्स को प्रेफर करते हैं, जिनमें रूल बेस्ड मेथड्स की प्रिसिजन और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का फायदा मिलता है।
खासतौर पर न्यूरल पॉज टैगर्स अब सबसे एडवांस्ड माने जाते हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट, सीक्वेंस और लैंग्वेज वेरिएशन सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। यही रीजन है कि आज के ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल एनएलपी टूल्स न्यूरल या स्टैटिस्टिकल टैगर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम एक खास स्टैटिस्टिकल मॉडल के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं हिडन मार्कोव मॉडल यानी एचएमएम। ये मॉडल बहुत टाइम टेस्टेड है और एनएलपी में खासकर पोएस टैगिंग के लिए यूज किया जाता रहा है। एचएमएम एक सीक्वेंस मॉडल होता है, मतलब ये किसी वर्ड के ग्रामेटिकल टैग को प्रेडिक्ट करने के लिए उसके आसपास के वर्ड्स और टैग्स को भी देखता है। जैसे एग्जाम्पल लें, ही रन्स फास्ट, यहां पर ही नाउन है, रन्स वर्ब और फास्ट एडवर्ब है। अब एचएमएम पहले सारे ऑब्जर्व्ड वर्ड्स को देखता है और फिर ये कैलकुलेट करता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हिडन टैग क्या हो सकता है। इस मॉडल की खासियत यह है कि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है और इसी वजह से अनसर्टेन या एम्बिग्युअस टेक्स्ट में भी अच्छी टैगिंग कर सकता है। हालांकि आजकल न्यूरल मॉडल ज्यादा पॉपुलर हैं, फिर भी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए एचएमएम बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से स्टैटिस्टिकल एनएलपी की शुरुआत हुई थी। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या नीआर एनएलपी का एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है। इसका काम है किसी भी सेंटेंस में उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना जो किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, तारीख, जगह आदि। उदाहरण के लिए, इलॉन मस्क फाउंडेड स्पेसएक्स इन 2002। इस सेंटेंस में इलॉन मस्क एक पर्सन है, स्पेसएक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और 2002 एक डेट। एनईआर ऑटोमेटिकली इन एंटिटीज को पहचान लेता है और उन्हें टैग कर देता है। इससे मशीन को यह समझ आता है कि कौन से शब्द खास मीनिंग रखते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सी चीजें यूजफुल हैं। ये फीचर सर्च इंजिन्स, चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में बहुत हेल्पफुल होता है। लाइब्रेरीज जैसे स्पासी और हगिंग फेस नीआर को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। एनईआर हमारे एआई सिस्टम्स को सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना नहीं, उसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझना भी सिखाता है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी पार्सिंग की, जो एनएलपी में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का तरीका है। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हर वर्ड का कोई ग्रामेटिकल रोल होता है और ये रोल दूसरे वर्ड से जुड़ा होता है। डिपेंडेंसी पार्सिंग इन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें ट्री स्ट्रक्चर में दिखाता है। मान लीजिए सेंटेंस है, द स्टूडेंट रीड्स अ बुक। यहां स्टूडेंट सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। डिपेंडेंसी पार्सर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता है जिससे हमें यह समझ आता है कि कौन सा शब्द सेंटेंस में किस पर डिपेंड कर रहा है। इस टेक्निक का यूज ट्रांसलेशन सिस्टम्स, ग्रामर करेक्टर्स और क्वेश्चन आंसरिंग बॉट्स में बहुत होता है। स्पासी, स्टैनफोर्ड एनएलपी और कोर एनएलपी जैसे टूल्स डिपेंडेंसी ट्री बनाने में मदद करते हैं। इस अप्रोच से मशीन सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनके आपसी संबंध भी सीखती है। एनएलपी में काम करने के लिए पाइथन की कुछ बेहद उपयोगी लाइब्रेरीज होती हैं। सबसे पहले बात करें एनएलटीके की। ये एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए बहुत सूटेबल है और इसमें रूल बेस्ड प्रोसेसिंग अच्छा होता है। फिर आता है स्पासी, जो एक फास्ट और प्रोडक्शन रेडी टूल है जिसमें बिल्ट इन टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और पीओएस टैगिंग होता है। टेक्स्टब्लॉब एक बिगिनर फ्रेंडली लाइब्रेरी है जो सेंटिमेंट एनालिसिस और बेसिक एनएलपी टास्क्स के लिए अच्छी है। स्टैनफोर्ड एनएलपी और कोर एनएलपी जावा में लिखे गए हैं, लेकिन पाइथन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हगिंग फेस की ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे बर्ट और जीपीटी को इंप्लीमेंट करने में मदद करती है। हर लाइब्रेरी का अपना यूज केस है और सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट एकेडमिक है या इंडस्ट्रियल। ये सभी लाइब्रेरीज एनएलपी को एक्सेसिबल और पावरफुल बनाती हैं। एनएलपी का एक सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है चैटबॉट्स और एआई असिस्टेंट्स जैसे कि एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट। जब भी आप बोलते हैं प्ले म्यूजिक या सेट एन अलार्म, तो ये असिस्टेंट्स आपके कमांड को एनएलपी के स्टेप्स से प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले टोकनाइजेशन होता है, फिर इंटेंट रिकग्निशन, फिर नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन और फिर फाइनल एक्शन। एनएलपी इन सिस्टम्स को समझने में हेल्प करता है कि यूजर क्या चाहता है। डायलॉग फ्लो, रसा, स्पासी जैसे टूल्स चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए कॉमनली यूज होते हैं। ये सिस्टम्स अपने आप इंप्रूव होते जाते हैं क्योंकि ये यूजर इंटरैक्शन से सीखते हैं। सेंटिमेंट डिटेक्शन और इमोशन रिकग्निशन भी इनमें ऐड किया जाता है ताकि यूजर एक्सपीरियंस और भी नेचुरल हो जाए। आज हर इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट करने के लिए एआई चैटबॉट्स यूज हो रहे हैं और इनका फाउंडेशन एनएलपी ही है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, एनएलपी इन डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। आज के समय में बहुत सारी कंपनीज लार्ज स्केल पर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करती हैं, जैसे रिज्यूम्स, इनवॉइसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिसर्च पेपर्स।
एनएलपी इन डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमैटिकली समझने और समराइज करने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए एचआर सिस्टम एनएलपी का यूज करके एक रिज्यूमे में से नेम, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लीगल फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज कर सकती हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज न छूटे। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में स्टेप्स होते हैं टोकनाइजेशन, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, समराइजेशन। स्पेसी, GROBID और PDF माइनर जैसे टूल्स एनएलपी बेस्ड डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत यूजफुल हैं। एनएलपी के जरिए हम मैनुअल डॉक्यूमेंट रीडिंग एफर्ट को काफी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं और एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। एनएलपी का एक बेहद इंपैक्टफुल एप्लीकेशन है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप जब गूगल ट्रांसलेट पर हाउ आर यू टाइप करते हैं और हिंदी में आप कैसे हैं देखते हैं तो उसके पीछे एनएलपी की बहुत बड़ी रोल होती है। ट्रांसलेशन के लिए सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स यूज होते हैं, जिसमें एक एनकोडर होता है जो इनपुट सेंटेंस को समझता है और एक डिकोडर जो आउटपुट सेंटेंस जनरेट करता है। RNN, LSTM और अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स जैसे आर्किटेक्चर ट्रांसलेशन में यूज किए जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूरिज्म, एजुकेशन और कस्टमर सपोर्ट जैसे फील्ड्स में काफी यूजफुल है, लेकिन चैलेंज होता है ग्रामर और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को सही रखना। एनएलपी की मदद से आज कई रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस भी ट्रांसलेट हो रही हैं। मशीन ट्रांसलेशन फ्यूचर में मल्टीपल लैंग्वेजेस को ब्रिज करने वाला सबसे स्ट्रांग टूल बनने वाला है। अब इस लेक्चर का समरी करते हैं। हमने सीखा कि एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे एआई को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में मदद करता है। प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जैसे टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और POS टैगिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत करते हैं। फिर नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, डिपेंडेंसी पासिंग और ट्रांसलेशन जैसे एडवांस टेक्निक्स आती हैं। हमने टूल्स जैसे स्पेसी, NLTK और हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जाना जो एनएलपी टास्क्स को आसान बनाते हैं। इन सभी स्टेप्स को मिलाकर एआई सिस्टम्स चैटबॉट्स, डॉक्यूमेंट एनालाइजर्स और ट्रांसलेटर्स बना पाते हैं। एनएलपी आज की दुनिया के लगभग हर एआई एप्लीकेशन का कोर हिस्सा बन चुका है और फ्यूचर में इसकी स्कोप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस स्लाइड में हम पूरी एनएलपी जर्नी को एक कंसेप्चुअल फ्लो में देखते हैं। एनएलपी की शुरुआत होती है रॉ टेक्स्ट से, जिसे सबसे पहले प्री प्रोसेस किया जाता है, जैसे टोकनाइजेशन और लेमेटाइजेशन। फिर हम POS टैगिंग करते हैं ताकि सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ आए। इसके बाद नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन से हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं और डिपेंडेंसी पार्सिंग से सेंटेंस के इंटरनल रिलेशनशिप समझते हैं। ये सारे स्टेप्स एनएलपी लाइब्रेरीज जैसे स्पासी, NLTK या हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स के साथ इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये मॉडल चैटबॉट्स, ट्रांसलेटर्स एंड डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन टूल्स में इस्तेमाल होते हैं। एनएलपी की हर लेयर एक नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग ऐड करती है, जिससे एआई सिस्टम ज्यादा इंटेलिजेंट और ह्यूमन फ्रेंडली बनते जाते हैं। यही फाउंडेशन फ्यूचर की एआई टेक्नोलॉजी का बेस बनेगी। इस स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग बनाएंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज एनएलपी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, यानी एनएलपी क्या है और यह जरूरी क्यों है। इसके जवाब में आपको एक्सप्लेन करना है कि एनएलपी एक ऐसा एआई सिस्टम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन्स के लिए समझने लायक बनाता है। अगला सवाल है, डिफाइन टोकनाइजेशन। इसमें आपको बताना होगा कि टोकनाइजेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे वर्ड, सेंटेंस और सबवर्ड टोकनाइजेशन। फिर आता है लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग का फर्क, जिसे एग्जाम्पल से समझाना होगा। इसके बाद टूल्स जैसे स्पेसी और NLTK को कोड एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना होगा। POS टैगिंग के लिए आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, जैसे NN, VB, JJ आदि। आखिरी सवाल डिपेंडेंसी पार्सिंग को लेकर है, जहां सेंटेंस की ट्री स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करनी होती है। ये सारे सवाल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाएंगे और आपको प्रैक्टिस का मौका देंगे। इस स्लाइड में हम असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें थोड़ा एडवांस्ड लेवल के टॉपिक शामिल हैं। पहला सवाल है, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन क्या है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन है या 2020 एक डेट एंटिटी है। फिर आता है एनएलपी का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में कैसे होता है, जैसे कि इनवॉइस रीडिंग, रिज्यूम पासिंग या लीगल डॉक्यूमेंट्स का समरी बनाना। अगला सवाल चैटबॉट और असिस्टेंट में एनएलपी के रोल्स को लेकर है, जिसमें टोकनाइजेशन, इंटेंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स जनरेशन की बात करनी है। इसके बाद आपको पाइथन लाइब्रेरीज बतानी है, जैसे स्पेसी, NLTK और ट्रांसफॉर्मर्स। HMM का यूज क्या है एनएलपी में, यह भी एक्सप्लेन करना होगा, स्पेशली POS टैगिंग में। ट्रांसलेशन पाइपलाइन के स्टेप्स बताने होंगे, इनपुट, इनकोडर, डिकोडर, आउटपुट, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल की डेफिनेशन देनी है। अंत में NLTK और स्पेसी के बीच कंपैरिजन करना है, जैसे स्पेसी फास्ट है, NLTK एकेडमिक रिसर्च के लिए अच्छा है।
विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 में आपको ओरल एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। पहला सवाल सिंपल है, एनएलपी क्या होता है? तो आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन देनी है कि एनएलपी वो टेक्निक है जो मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने लायक बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है, टोकनाइजेशन क्या होता है? आपको बताना है कि यह टेक्स्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस है। अगला सवाल लेमेटाइजेशन का है और स्टेमिंग के साथ एक फर्क बताना होगा, जैसे कि लेमेटाइजेशन डिक्शनरी बेस का यूज करता है। फिर पीओएस टैग का एक एग्जाम्पल देना है, जैसे वीबीजेड मीन्स वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एनईआर का यूज क्या है? इसका जवाब है कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को पहचानने के लिए यूज होता है। स्पासाई का टोकन डॉट लेमा अंडरस्कोर कौन सा फीचर देता है, इसका भी जिक्र करें। और डिपेंडेंसी ट्री क्या होती है, इसके बारे में भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। विवाह के लिए यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम और कुछ ओरल एग्जाम के सवालों को एक्सप्लोर करेंगे। पहला सवाल है, स्पेसाई किसके लिए यूज होता है? इसका जवाब है एनएलपी टास्क्स जैसे टोकनाइजेशन, पीओएस टैगिंग, एनईआर आदि के लिए। अगला सवाल है, चैटबॉट क्या होता है? ये एक कॉन्वर्जेशनल एआई सिस्टम होता है जो यूजर के सवालों का जवाब देता है। फिर रसा का यूज बताना है, ये एक ओपन सोर्स टूल है चैटबॉट्स डेवलप करने के लिए। एचएमएम का फुल फॉर्म है हिडन मार्कओव मॉडल, जो एक स्टैटिस्टिकल सीक्वेंस मॉडल होता है। ट्रांसलेशन का एक एप्लीकेशन बताना है, जैसे गूगल ट्रांसलेट या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। पीओएस का फुल फॉर्म बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। पास्ट टेंस वर्ब के लिए कौन सा टैग होता है? वीबीडी। एक चैलेंज बताना है ट्रांसलेशन में, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्वेशन या ग्रामर एरर्स। ये सवाल आपको वीवा में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड बनाएंगे। धन्यवाद छात्रों, आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना। हमने आज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स जैसे टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन और पीओएस टैगिंग को विस्तार से समझा। इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिकल टूल्स जैसे स्पासाई और एनएलटीके का इस्तेमाल भी देखा और ये जाना कि कैसे ये सब टेक्निक्स एआई को इंसानी भाषा समझने में मदद करती हैं। हमने चैटबॉट्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन और नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात भी की। एनएलपी की यही कैपेबिलिटीज एआई को ट्रूली स्मार्ट बनाती हैं। अगले लेक्चर में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक पर जाएंगे, जनरेटिव एआई और इसके एप्लीकेशंस जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और कोड जनरेशन। ये आपकी एआई अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।